बहुत बार कंपनीज़ के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स होते हैं इनसे हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लेसन्स सीख सकते हैं जो हमारी इन्वेस्टिंग जर्नी में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। ऐसे ही आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, मैनेजमेंट की गाइडेंस या फिर जो एक्चुअल नंबर्स एक कंपनी रिपोर्ट करती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सपोज़ अगर कोई कंपनी है उसकी मैनेजमेंट 20% की ग्रोथ गाइडेंस दे रही है, बट कंपनी का जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो 30% या 40% की ग्रोथ रिपोर्ट करती है वो कंपनी। तो एज एन इन्वेस्टर हमें किसके बेसिस पे अपना इन्वेस्टमेंट थीसिस बिल्ड करना चाहिए एंड अपनी एक्सपेक्टेशन किसके अराउंड सेट करना चाहिए। इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे जो कि बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक है। रिसेंटली अभी मिसेस बेक्टर फूड जो कि एक एफएमसीजी कंपनी है, इन्होंने अपने सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट अनाउंस किए हैं। उसी के बाद से ये डिस्कशन काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट हुआ एंड आई थॉट कि इस पे ज़रूर हमें इस वीडियो में बात करनी चाहिए, इंक्लूडिंग द एनालिसिस ऑफ मिसेस बेक्टर फूड Q2 रिजल्ट्स। सो बेक्टर का Q1 का रिजल्ट हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया हुआ है एंड उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जो कि आपको हेल्प करेगा कि ओवरऑल बिजनेस अभी चल कैसा रहा है और बिजनेस मॉडल को थोड़ा और अच्छे से समझने में। सो अगर हम बेसिक बिजनेस मॉडल देखें बेक्टर फूड का, तो ये एक एफएमसीजी कंपनी है एंड बिस्किट और बेकरी ये दो मेजर सेगमेंट है इस कंपनी के। इसके अलावा ये कंपनी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी करती है। जो ओरियो ओरियो बिस्किट जो है कैडबरी का, उसकी मैन्युफैक्चरिंग मिसेस बेक्टर ही करता है। बट इनका जो मेजॉरिटी रेवेन्यू है वो इनके बिस्किट सेगमेंट में आता है, जो कि क्रेमिका ब्रांड से ये कंपनी सेल करती है एंड नॉर्थ इंडिया में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड है ये। देन जो बेकरी सेगमेंट है इनका, उसमें इनका सबसे पॉपुलर ब्रांड है इंग्लिश ओवन। इंग्लिश ओवन के जो ब्रेड्स हैं एंड उनके जो बाकी के जो सब बेकरी प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। तो ये दो मेन सेगमेंट है जहाँ से कंपनी का मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यू आता है। तो ये ओवरऑल बिजनेस मॉडल है इस कंपनी का। देन अगर हम Q2 का नंबर्स देखें इस कंपनी का, तो इनके जो सेल्स हैं वो 19% से ग्रो हुआ है ऑन अ वाई बेसिस। मार्जिन इनके इम्प्रूव हुए हैं। 13% के मार्जिन थे लास्ट ईयर, वो इम्प्रूव होकर 16% हो गए हैं इस क्वार्टर में। एंड अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो 70% से इनका नेट प्रॉफिट जो है वो इस क्वार्टर में बढ़ा है, यानी वाई ग्रोथ ईयरली बेसिस पे 70% की इस कंपनी की रही है। तो रिजल्ट अगर हम ओवरऑल देखें तो अच्छे रिजल्ट है। 19% की सेल्स ग्रोथ के साथ में 70% का पैट ग्रोथ है विद इम्प्रूवमेंट इन मार्जिन्स। बट स्टिल हम ये टॉपिक क्यों डिस्कस कर रहे हैं कि ग्रोथ नंबर्स इस कंपनी के क्यों देखनी चाहिए एंड जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि मैनेजमेंट गाइडेंस या एक्चुअल परफॉर्मेंस। हमने बहुत बार लास्ट में पिछले कुछ वीडियोस में डिस्कस किया है कि जब भी किसी कंपनी का जो ग्रोथ रेट है वो जब कम होने लगता है तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है उस कंपनी के स्टॉक प्राइस पे। बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका रिलैक्सो या एवेन्यू सुपरमार्ट, डी मार्ट, ये कंपनीज बहुत अच्छे एग्जांपल हैं। जहाँ पे रिलैक्सो की ग्रोथ पहले 20-25% हुआ करती थी, वो बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल रीज़न डिमांड कम हो गई, इन्फ्लेशन बढ़ गया, उनकी ग्रोथ रेट सडनली नेगेटिव होने लग गई, -5%, -10%। एंड वी सॉ कि रिलैक्सो का स्टॉक जो 1500-1600 पे ट्रेड करता था वो 800 तक आ गया है। एंड सिमिलरली एवेन्यू सुपरमार्ट का अगर हम देखें तो 30% का ग्रोथ रेट वाला बिजनेस धीरे धीरे अब 15-20% पे आ गया है एंड उनका स्टॉक प्राइस भी 6000 से कम होकर के 35-3600 के आसपास आ गया है। तो ये क्लियरली आपको इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में जब भी किसी बिजनेस का ग्रोथ रेट कम होता है तो उसके स्टॉक प्राइस पे उसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है एंड मार्केट उस स्टॉक को डायरेक्टली पनिश करता है। सिमिलरली ये ग्रोथ रेट कम होने वाला ट्रेंड जो है ये बेक्टर फूड में हम विटनेस कर सकते हैं पिछले कुछ क्वार्टर में। आई थिंक मैं लास्ट 8-9 मंथ से इस कंपनी को ट्रैक कर रहा हूँ, मतलब ऑलमोस्ट 3 क्वार्टर के रिजल्ट मैंने अभी तक एनालाइज किए हैं। एंड एक टाइम था जब इस कंपनी का ग्रोथ रेट, टॉप लाइन ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं, तो टॉप लाइन ग्रोथ इस कंपनी का एक टाइम पे 40%, 35%, 32% के आसपास था। वो अब ग्रेजुअली कम होकर के 20% से भी कम हो गया है। बट स्टिल इसका स्टॉक जो है वेक्टर फूड का, वो इतना ज़्यादा नहीं गिरा है। स्टॉक अभी भी 1200 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। एंड इस साल में यानी जनवरी से अक्टूबर के नवंबर के बीच में ऑलमोस्ट 9-10 मंथ्स में वेक्टर फूड का जो स्टॉक है वो ऑलमोस्ट 3 गुना बढ़ा है। 3 टाइम उसमें ग्रोथ आई है। 400 रुपये के आसपास वो स्टॉक था
एंड आज वो 1200 से भी ऊपर के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। सो स्टॉक पे इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा, बावजूद इसके कि ग्रोथ रेट उस बिज़नेस की कम हुई है। इसमें सबसे बड़ा रीज़न तो एक तो ये है कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग लेवरेज है वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आई मीन 19% की सेल्स ग्रोथ पे 70% का पैट ग्रोथ, तो जो ऑपरेटिंग लेवरेज इस कंपनी को मिल रहा है वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। दैट्स द रीज़न कि स्टॉक पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ा है। दूसरा एक और रीज़न है जो डिस्कस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड इसको समझने से हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा कि सिर्फ वेक्टर पे ही नहीं, बल्कि जितनी भी बिजनेसेस हैं, जितनी भी स्टॉक्स हैं, उन सब पे हम ये कंसेप्ट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। सो मैनेजमेंट अगर आप देखें वेक्टर फूड का, लास्ट 3-4 क्वार्टर से हर एक कॉन कॉल में उनको जो एनालिस्ट है वो एक ही क्वेश्चन पूछते हैं कि आप अपने बिजनेस से आने वाले टाइम में क्या ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट करते हैं। और मैनेजमेंट ने हर एक कॉन कॉल में यही जवाब दिया है कि आने वाले कई सालों तक वो अपने बिजनेस से हाई टीन का ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हैं। हाई टीन, सो हाई टीन का क्लियरली मतलब है कि एनीथिंग अबव 15-16%, इट कुड बी 17%, इट कुड बी 18%। तो ये ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेशन है वेक्टर फूड के मैनेजमेंट की अपने बिजनेस से। और ये गाइडेंस वो तब से दे रहे हैं जब उनका बिजनेस एक्चुअल में 30%, 40%, इनफैक्ट 45% की ग्रोथ रेट हिट कर रहा था। सो वहाँ पे ऑब्वियसली एनालिस्ट ने एक उनको काउंटर क्वेश्चन किया कि जब एक तो आपके बिजनेस का साइज़ काफ़ी छोटा है, प्रोडक्ट की एक्सेप्टेंस काफ़ी अच्छी है, लोग आपके प्रोडक्ट को पसंद करते हैं, आप डिस्ट्रीब्यूशन लगातार बढ़ा रहे हैं नॉर्थ इंडिया से धीरे धीरे सेंट्रल इंडिया एंड देन साउथ रीजन की तरफ, और करंट ग्रोथ रेट ऑलरेडी आपका 40% है, तो आप इतना कम ग्रोथ रेट क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने बिजनेस से। एंड इसके अगेंस्ट में मैनेजमेंट का क्लियरली कहना था कि वो एक सस्टेनेबल बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं, एक सिक्लिकल, एक हाईली वोलाटाइल बिजनेस नहीं बिल्ड करना चाहते जहाँ पे जब साइकिल अच्छा हो, डिमांड अच्छी हो तो 30% की ग्रोथ हो, एंड सडनली जब डिमांड चली जाए तो वो ग्रोथ जो है वो माइनस में चली जाए। तो उनका फोकस है एक सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म बिजनेस, सस्टेनेबल बिजनेस बिल्ड करने के ऊपर। एंड दैट्स द रीज़न कि वो फोकस कर रहे हैं कि हाई टीन ग्रोथ जो है वो उनके बिजनेस के लिए बहुत अच्छी ग्रोथ रेट रहेगी। इसके साथ में एक और चीज़ थी जो मैनेजमेंट ने कही कि अगर वो इन्वेस्टर को सरप्राइज करते भी हैं तो उनकी कोशिश ये रहेगी कि उनको पॉजिटिवली सरप्राइज करें। जिसका मतलब ये है कि अगर हाई टीन वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और पॉजिटिवली सरप्राइज करने का मतलब है कि अगर एक्चुअल ग्रोथ रेट 20 या 25% चली जाती है तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिवली सरप्राइज करेगी इन्वेस्टर कम्युनिटी को। बट अगर नेगेटिवली सरप्राइज करेगी, यानी कि सपोज अगर वो कह रही है 17-18%, बट एक्चुअल ग्रोथ उनकी 12-13% के आसपास आ जाती है, तो ये काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रहेगा। यानी मैनेजमेंट का साफ कहना था कि हम थोड़ा सा कंजर्वेटिव होकर के हाई टीन ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने बिजनेस से, और हम एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बिजनेस क्रिएट करने के ऊपर हमारा फोकस है। तो मैनेजमेंट ने कभी भी नहीं कहा कि हम 40% या 50% की ग्रोथ आने वाले कुछ सालों में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये ओवरऑल गाइडेंस थी वेक्टर फूड की। सो पर्सनली मैं कैसे लेता हूँ चीज़ों को कि आई मीन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मैनेजमेंट जो है किसी भी बिजनेस की या किसी भी कंपनी की, कंपेयर टू एनी एनालिस्ट, आप, मैं या जितने भी बड़े से बड़े एनालिस्ट हैं, हम सबसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा नॉलेज है उस मैनेजमेंट को जो उस कंपनी को चला रहे हैं, जो उस बिज़नेस को रन कर रहे हैं। उन्हें इन एंड आउट सब कुछ पता है अपने बिज़नेस के बारे में, आगे क्या चीज़ें डेवलप हो रही हैं, इंडस्ट्री में क्या ट्रेंड चल रहा है, आने वाले 3-4 साल कैसे रह सकते हैं। सो इन सारी चीज़ों की बहुत अच्छी नॉलेज होती है मैनेजमेंट को। तो मैं पर्सनली हमेशा ट्रस्ट करता हूँ मैनेजमेंट ने क्या कहा है, एंड मेरा रिलायंस हमेशा उसी के ऊपर होता है कि मैनेजमेंट खुद क्या एक्सपेक्ट कर रहा है रादर देन कि मार्केट में क्या चल रहा है। सो मैनेजमेंट की गाइडेंस यहाँ पे हम क्लियरली दे सकते हैं कि हाई टीन की ग्रोथ रेट मैनेजमेंट की गाइडेंस थी। अब यहाँ पे अगर मैं एज एन इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाय कर लेता ये एक्सपेक्ट करके कि ये अभी तो 30% पे ग्रो कर रहा है, सो इट शुड ग्रो 30% इन द नेक्स्ट 3-4 ईयर्स, तो यहाँ पे मेरी जो एक्सपेक्टेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बैडली हिट होती, क्योंकि अब इसकी ग्रोथ रेट 20% से भी कम हो गई है। बट यहाँ पे आई कॉन्ट ब्लेम ऑन द मैनेजमेंट, या कंपनी को मैं ब्लेम नहीं कर सकता, बिकॉज मैंने अपनी एक्सपेक्टेशन ही गलत सेट करी है। अगर मेरी एक्सपेक्टेशन अपने पोर्टफोलियो से है कि मैं 25% या 35% की रिटर्न चाहता हूँ, सो ऑब्वियसली मैं वेक्टर जैसी कंपनी की तरफ नहीं देखूंगा, बिकॉज वहाँ पे मैनेजमेंट क्लियरली कह रहा है कि हम हाई टीन ग्रोथ जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अगर मुझे अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना है जहाँ पे मैं 30% की ग्रोथ रेट चाहता हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट हाई रिस्क हाई ग्रोथ इन माई पोर्टफोलियो, तो मैं वेक्टर की तरफ नहीं देखूंगा।
सो यहाँ पे आपको अपनी एक्सपेक्टेशन को मैच करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट्स द रीज़न मैनेजमेंट की गाइडेंस यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाती है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है। क्योंकि यस, एक सिनेरियो ये भी है, एक केस ये भी है कि आप एक मोमेंटम भी प्ले कर सकते हैं इसके अंदर, कि अगर जैसे हमने लास्ट में बहुत सारी कंपनीज में देखा है कि जब किसी कंपनी की जो गाइडेंस है वो 20% की होती है, बट वो उसको ओवर अचीव करते हैं, यानी कि एक्चुअल नंबर जो है वो 25% 30% पे आते हैं, तो मार्केट उस स्टॉक को बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड करता है। बेस्ट एग्जांपल है पॉलीकैब। 15% की गाइडेंस थी, 30-40% वो हिट कर रही है कंपनी, और स्टॉक पिछले 6 महीने में डबल से भी ज़्यादा हो गया है। सो वो भी केस होता है, वहाँ पे आप एक मोमेंटम प्ले कर सकते हैं इन कंपनीज़ में, कि जैसे वेक्टर उस टाइम पे गाइडेंस दे रहा था 19% की, बट एक्चुअल नंबर था 40% पे। तो आप एक कुछ टाइम के लिए वहाँ पे प्ले कर सकते थे कि जब तक इनका ये जो नंबर है इनके गाइडेंस के अकॉर्डिंग नहीं आ जाता, तब तक ऑब्वियसली स्टॉक ज़्यादा ही अच्छा परफॉर्म करता रहेगा, जो कि किया भी इस स्टॉक ने। सो वो एक केस हम जरूर प्ले कर सकते थे, बट इन द लॉन्गर रन अगर हम देखें, तो आपकी एक्सपेक्टेशन अगर अपने पोर्टफोलियो पे है कि आप 25-30% की रिटर्न चाहते हैं, तो आप वेक्टर जैसे स्टॉक में ऑब्वियसली आपको इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए, बिकॉज वहाँ पे वो मैनेजमेंट ऑलरेडी कह रहा है कि हम हाई टीन पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी ग्रोथ रेट। हैविंग सेड दैट, वेक्टर अभी भी लॉन्ग टर्म बेसिस पे अगर हम देखें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल है। इनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर जो है वो ब्रिटानिया है, जिसका साइज 16 टाइम्स ज़्यादा है कंपेयर टू बेक्टर फूड। अराउंड 1,12,000 करोड़ का मार्केट कैप है ब्रिटानिया का, और सिर्फ 7,000 करोड़ का मार्केट कैप है मिसेस बेक्टर का। प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि कितनी ज़्यादा डिमांड है इनके प्रोडक्ट की नॉर्थ रीजन में, और उसको ये कंपनी लगातार रेप्लिकेट कर रही है सेंट्रल इंडिया में एंड साउथ रीजन में। सो स्कोप बहुत ज़्यादा है, और अगर ये यहाँ से कंपनी ये 10 टाइम्स भी हो जाती है, तो स्टिल इनका मार्केट कैप सिर्फ 70,000 करोड़ रहेगा। तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है वेक्टर के पास, एंड इसीलिए अगर मैनेजमेंट हाई टीन ग्रोथ रेट भी दे रही है, यानी 17-18% का गाइडेंस भी दे रही है, तो ऐसा नहीं है कि ये गाइडेंस सिर्फ अगले 3-4-5 सालों के लिए, बिकॉज इसका साइज कोई HDFC बैंक या रिलायंस या TCS जितना नहीं है। अगर HDFC बैंक यहाँ से 15% पे भी ग्रो करता है, सो इट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल कि वो अगले 10 साल तक 15% पे ग्रो करता रहे। सिमिलरली रिलायंस के लिए या TCS के लिए भी ये इम्पॉसिबल है कि वो अगले 10 साल 15-20% पे ग्रो करते रहें। बट वेक्टर फूड के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है कि वो सिर्फ अगले 10 साल ही नहीं, बल्कि अगले 20-25 साल तक बहुत ही ईजिली 15-20% की ग्रोथ अचीव कर सकते हैं अपने बिजनेस में, बिकॉज साइज़ बहुत ही छोटा है। एंड आप क्लियरली देख सकते हैं जो लार्जेस्ट कॉम्पिटिटर है वेक्टर फूड का, ब्रिटानिया, उसका मार्केट साइज 1,12,000 का है, तो उसके कंपैरिजन में तो अभी ये कंपनी बहुत ही छोटी है। सो अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है इस कंपनी के पास। यस, अगर आप मॉडरेट टू लो रिस्क काइंड ऑफ इन्वेस्टर हैं, जहाँ पे आपको 15-20% काइंड ऑफ इंटरेस्ट ग्रोथ रेट चाहिए, सो बेक्टर इज़ अ गुड बेट। आपके लिए एक बहुत अच्छा बेट हो सकता है बेक्टर। ऑब्वियसली आपको ट्रैक करना होगा कि कंपनी की आगे डेवलपमेंट कैसे रहती है, जो अभी परफॉर्मेंस है उसको ये कंपनी आगे मेंटेन करती है नहीं करती है, ये चीज़ें ट्रैक करनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो ये ओवरऑल हमारा एनालिसिस था बेक्टर फूड के ऊपर, उनके Q2 रिजल्ट के ऊपर, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कि आपको मैनेजमेंट की गाइडेंस पे ज़्यादा रिलाई करना चाहिए, या जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है कंपनी की उस पर अपना इन्वेस्टमेंट थीसिस बिल्ड करना चाहिए। सो आई पर्सनली, मैं मैनेजमेंट गाइडेंस को हमेशा प्रेफर देता हूँ, एंड इन्वेस्टमेंट थीसिस जो है वो उसी के अराउंड में बिल्ड करता हूँ। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट हो, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स।